आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करेंगे कि क्या एसआईपी बेस्ट है या फिर लमसम या फिर कुछ और भी तरीका हो सकता है पैसे इन्वेस्ट करने का, जिसको हम कहते हैं मॉडिफाइड एसआईपी। क्योंकि आपने एसआईपी के मैजिक के बारे में ज़रूर सुना होगा कि हर महीने आप छोटे छोटे अमाउंट इन्वेस्ट करो और फिर लॉन्ग टर्म में आप करोड़पति बन सकते हो। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि अगर आप एक साथ बड़ा पैसा इन्वेस्ट करोगे यानी कि लमसम, तो ही आप मार्केट से कुछ अच्छा प्रॉफिट कमा पाओगे। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे थर्ड ऑप्शन के बारे में बताऊंगा जो ना सिर्फ सिंपल है बल्कि आपके रिटर्न्स को बूस्ट करने का सबसे पावरफुल तरीका है, जो है मॉडिफाइड एसआईपी। एक छोटी सी मॉडिफिकेशन आपके इन्वेस्टमेंट को इतना ग्रो कर सकता है जो आपने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ 1-2% के डिफरेंस से लॉन्ग टर्म में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों का फर्क हो जाता है। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम सीखेंगे एसआईपी और लमसम के बीच का एक्चुअल डिफरेंस, फिर मॉडिफाइड एसआईपी का वो सीक्रेट जो आपको सिर्फ ज्यादा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है, जिसमें हम स्टेप अप और स्टेप डाउन एसआईपी डिस्कस करेंगे। क्योंकि स्टेप अप एसआईपी के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा, लेकिन उसकी रियलिटी में आप लोगों को आज बताऊंगा, और उससे अच्छा ऑप्शन यानी कि स्टेप डाउन एसआईपी के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर आपको आज पूरी नॉलेज मिलेगी। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने 4 फ्रेंड्स की स्टोरी डिस्कस की थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं जल्दी से वो स्टोरी रिकैप कर लेता हूँ, क्योंकि आज का वीडियो और भी ज्यादा मजेदार होगा। तो स्टोरी में 4 फ्रेंड्स होते जो 1990 से लेके 2025 तक यानी कि 35 साल के लिए एक ही इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते, और चारों फ्रेंड्स 4.2 लाख रुपीस इन्वेस्ट करते। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो अलग अलग टाइम पे अपने पैसे इन्वेस्ट करते। पहला फ्रेंड वर्ल्ड का सबसे बेस्ट मार्केट टाइमर होता है, मतलब हमेशा राइट टाइम पे इन्वेस्ट करता है। दूसरा फ्रेंड वर्ल्ड का सबसे बुरा मार्केट टाइमर होता है। तीसरा सिंपल सी एसआईपी करने वाला इन्वेस्टर, और चौथा एक वन टाइम इन्वेस्ट करने वाला लमसम इन्वेस्टर जो स्टार्ट में ही अपने पूरे पैसे इन्वेस्ट कर देता है। तो बेस्ट मार्केट टाइमर, वर्स्ट मार्केट टाइमर और एसआईपी इन्वेस्टर, उन तीनों इन्वेस्टर्स को 11 से 12% के बीच का रिटर्न मिलता है, और उनका पोर्टफोलियो 50 से 60 लाख के बीच में होता है। लेकिन जो फोर्थ इन्वेस्टर होता है, जो लमसम इन्वेस्ट करता है एक साथ 1990 में ही, उसको सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट मिलता है 4.8 करोड़ का। तो कहाँ 50-60 लाख और कहाँ 4.8 करोड़। तो लमसम स्ट्रेटेजी एक क्लियर विनर आई थी उस स्टोरी में, और फिर मैंने आप लोगों से उसका एक एक्सप्लेनेशन मांगा था कि ऐसा क्यों हुआ होगा। तो आप लोगों ने कुछ इस तरह के आंसर दिए कि लमसम में आपका सारा पैसा एक साथ इन्वेस्ट हो जाता है, तो वो हमेशा बेस्ट होना चाहिए। लेकिन अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जिससे हमको और भी इंटरेस्टिंग लेसन सीखने मिलेंगे और आपका कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर होगा। तो इस स्टोरी में भी 3 फ्रेंड्स होते हैं जो तीनों मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और अपनी वेल्थ को ज्यादा से ज्यादा ग्रो करने की कोशिश करते हैं। पहला फ्रेंड होता है मोंटी, जो इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि लमसम बेस्ट तरीका होता है इन्वेस्ट करने का। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको उसे जल्दी इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि कहाँ 4.8 करोड़ और कहाँ 50-60 लाख। तो इसीलिए वो इस बार अपने सारे पैसे लमसम इन्वेस्ट कर देता है। उसको विरासत में 5 लाख रुपए मिलते हैं, तो वो पूरे के पूरे पैसे एक साथ एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता है, जो सेंसेक्स की तरह मूव होता है। फिर दूसरा फ्रेंड होता है सनी, जिसके पास कुछ खास फंड्स होते नहीं है, उसको विरासत में कुछ भी नहीं मिलता है, तो इसीलिए वो एक सिंपल सी एसआईपी करता है 3000 रुपीज पर मंथ की। और फिर तीसरा फ्रेंड होता है रॉकी, और उसके पास भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ खास पैसे होते नहीं है, क्योंकि ये तीनों अभी यंग है, 25 साल के, और अभी अपना करियर शुरू कर रहे हैं। तो रॉकी भी एक 3000 पर मंथ की एसआईपी स्टार्ट कर देता है, लेकिन फ्यूचर में वो एक छोटी सी मॉडिफिकेशन करता है, जो मैं आप लोगों को थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। अब दोस्तों, ये तीनों अपनी अपनी स्ट्रेटेजी के साथ 1 जनवरी 2000 से इन्वेस्ट करना शुरू करते और एग्जैक्टली 25 साल के लिए इन्वेस्ट करते, मतलब दिसंबर 2024 तक। तो अब आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ कि किसको अपने इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा परसेंटेज का रिटर्न मिला होगा और किसको ज्यादा प्रॉफिट मिला होगा। क्या मोंटी का लमसम भी उसको इस बार सबसे हाईएस्ट रिटर्न दे पाएगा, या सनी की एसआईपी उसको सेफ एंड स्टेडी रिटर्न्स के साथ हाई प्रॉफिट लाके देगी, या फिर रॉकी की मॉडिफाइड एसआईपी कुछ मैजिक कर पाएगी। तो उसके लिए हम आगे स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो जब जनवरी 2000 के स्टार्ट में तीनों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया था, तब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे था, और .com बबल उसके कुछ ही महीनों बाद बर्स्ट होने वाला था, मतलब एक मार्केट क्रैश आने वाला था। लेकिन ये चीज इन तीनों को नहीं पता थी, क्योंकि हमको मार्केट क्रैश के बारे में पहले से नहीं पता होता है। तो जैसे ही कुछ महीने गुजरते तो मार्केट धीरे धीरे करके नीचे गिरना शुरू होता है। मार्च के महीने में मार्केट 8% गिरता है, अप्रैल के महीने में मार्केट 6% गिरता है, और मई के महीने में मार्केट 4% गिर जाता है। और ये देख के मोंटी को होती है टेंशन, क्योंकि उसने तो सारे पैसे एक साथ इन्वेस्ट कर दिए थे।
और फिर सनी को भी थोड़ी टेंशन होती है और वो सोचता है कि क्या मुझे अपनी SIP रोक देनी चाहिए, क्योंकि लगता है मार्केट और ज़्यादा क्रैश होने वाला है। तो जब मार्केट थोड़ा ठीक होगा तब मैं अपनी SIP रिस्टार्ट कर दूंगा। लेकिन रॉकी उसे कहता है कि मैं अपनी SIP को मॉडिफाई करने का सोच रहा हूँ और उस अमाउंट को बढ़ाने का सोच रहा हूँ और अपने एक्सपेंसेस कम करके थोड़े टाइम के लिए ज़्यादा इन्वेस्ट करूंगा। तो तब सनी उसे कहता है कि तू भी मोंटी की तरह जल्दी इन्वेस्ट करके अपने पैसे डुबाएगा। लेकिन रॉकी अपनी नॉलेज पे कॉन्फिडेंट रहता है और अपनी SIP के अमाउंट को इंक्रीज करके 3000 के बदले 5000 रुपीज पर मंथ कर देता है और अपने घूमने फिरने के खर्चों को थोड़ा कम कर देता है। फिर इसी तरह मार्केट अगले महीने फिर से 9% नीचे गिर जाता है और तब रॉकी अपनी SIP को बढ़ा के 10,000 रुपीज पर मंथ कर देता है। और फिर इसी तरह ऊपर नीचे होते हुए वो साल पूरा निकल जाता है और आता है 2001, जिसमें मार्केट सेम बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग रहता है। इसी तरह 2002, 2003 और 2004 निकल जाता है और रॉकी ऑलमोस्ट 5 साल तक अपनी सारी सेविंग्स और अपने एक्स्ट्रा पैसे सेव कर करके SIP के थ्रू इन्वेस्ट करता रहता है। और फाइनली 2005 में जब उसकी शादी होती है तो फिर वो अपनी SIP को डायरेक्टली बंद कर देता है और जो पैसे उसने इन्वेस्ट किए थे उसे ग्रो होने के लिए छोड़ देता है। और अब 2005 के बाद से वो अपनी पूरी सैलरी एंजॉय करता है और बिंदास खर्चे करता है और कोई भी न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। लेकिन उसका फ्रेंड सनी अपनी नॉर्मल SIP पूरे 25 साल तक नॉर्मल तरीके से कंटिन्यू रखता है और फाइनली 2024 आ जाता है और इनके 25 साल कंप्लीट हो जाते हैं। अब दोस्तों, क्या आप लोग गैस कर सकते हो कि किसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट और रिटर्न्स मिला होगा? तो उसको हम अभी डिस्कस करते हैं, लेकिन उसके पहले एक क्विक अपडेट। क्रिप्टो मार्केट ने लास्ट ईयर काफी ग्रोथ दिखाई है और अभी US में डोनाल्ड ट्रम्प के आने के बाद ये और भी ज्यादा ऊपर जा चुका है। हम सब अपने पैसों को डाइवर्सिफाइड रखते हैं, तो अब क्रिप्टो भी एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन गया है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा हमारे आज के पार्टनर कॉइनस्विच को, जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है और 2 करोड़ से ज्यादा यूजर ने इस प्लेटफॉर्म पे अपना ट्रस्ट दिखाया है। और सबसे अमेजिंग बात, कॉइनस्विच अब दे रहा है 1% कैशबैक और पहले 30 दिन के लिए 0 ट्रेडिंग फीस। कॉइनस्विच पर प्रूफ ऑफ रिजर्व्स यानी कि POR भी मेंटेन किया जाता है। और कॉइनस्विच ने रिसेंटली कॉइनस्विच केयर्स लॉन्च किया है, जहां 600 करोड़ का रिकवरी फंड लॉन्च करा है, जो WZirX के अफेक्टेड यूजर्स को मदद करेगा टू विड्रॉ देयर अफेक्टेड फंड्स। तो ये दिखाता है उनकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ को। तो इस ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, आप वहां जाके इसे चेकआउट कर सकते हो। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. तो शुरू करते हैं मोंटी से, जिसने अपने 5 लाख रुपए एक साथ लमसम तरीके से इन्वेस्ट किए थे। तो 25 साल बाद उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती है 75 लाख की, जो होता है 11.45% का रिटर्न। मतलब मार्केट इस 25 साल के पीरियड में ऑलमोस्ट 11.5% के रेट से ग्रो हुआ। तो ये एक बुरा रिटर्न नहीं है, क्योंकि उसने मार्केट के पीक में इन्वेस्ट किया था, जो एक बिल्कुल गलत फैसला था। फिर भी उसको 11.5% का रिटर्न तो मिल ही गया और उसकी वेल्थ ग्रो हो गई, क्योंकि उसने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया और कंपाउंड होने दिया। फिर अगला फ्रेंड है सनी, जो एक सिंपल सी SIP करता है 3000 पर मंथ की। तो वो अपने 25 साल के पीरियड में टोटल 9 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर देता है और उसका इन्वेस्टमेंट ग्रो हो जाता है 62,51,000 पे और ये 12.52% का रिटर्न होता है। अब यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के मन में 1-2 क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला तो ये कि जब मार्केट उस टाइम पीरियड में सिर्फ 11.5% के रेट से ग्रो हुआ, तो SIP का रिटर्न 12.5% का कैसे हो गया? क्योंकि लास्ट वाले वीडियो के एग्जांपल में SIP का रिटर्न लमसम से कम था, लेकिन इस बार उल्टा हो गया। और दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि अगर सनी ने मोंटी के मुकाबले ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए, उसने 9 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए जबकि मोंटी ने सिर्फ 5 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए और उसका रिटर्न भी उससे ज्यादा है, तो उसका पोर्टफोलियो का अमाउंट उससे कम क्यों है? तो इसका आंसर मैं आप लोगों को थोड़ी देर में दूंगा, जब हम 4th फ्रेंड स्टेप अप SIP की बात करेंगे। अब हम बात करते हैं तीसरे फ्रेंड रॉकी की, जो सबसे कम अमाउंट इन्वेस्ट करता है। अपनी मॉडिफाइड SIP के थ्रू वो टोटल सिर्फ 4.8 लाख रुपीस इन्वेस्ट करता है अपने करियर के शुरुआत में ही, और उसका रिटर्न होता है 13.75% का, और उसके 4.8 लाख रुपीस की वैल्यू होती है 1 करोड़ 1 लाख रुपीस के ऊपर। तो जो फ्रेंड सबसे कम पैसे इन्वेस्ट करता है, वो सबसे ज्यादा परसेंटेज रिटर्न भी कमाता है और सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी कमाता है, जबकि मार्केट उससे भी कम रेट से ग्रो हुआ था। तो इसका रीजन क्या हो सकता है? तो इसको भी हम थोड़ी देर में काफी डिटेल में एनालाइज करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि ये 4th फ्रेंड ने क्या किया है। तो चौथा फ्रेंड है जॉनी, जिसने स्टेप अप SIP की है। अब आप पूछोगे कि ये स्टेप अप SIP क्या होती है, तो आइए इसको पहले समझते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को इस वीडियो से वैल्यू मिल रही है तो इसे लाइक करना मत भूल जाना, ताकि YouTube आपके लिए ऐसे और वैल्यूबल वीडियोस प्रमोट करेगा। तो SIP क्या होती है ये आपको पहले ही पता होगा।
आपको एक म्यूचुअल फंड डेट और अमाउंट सिलेक्ट करना होता है। लेकिन स्टेप अप एसआईपी में आप एक परसेंटेज भी सिलेक्ट करते हो, जितने परसेंट से आप हर साल अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाना चाहते हो। जैसे मान लो आपने एक एसआईपी स्टार्ट की है 5000 रुपीज़ पर मंथ की, और आपने स्टेप अप का ऑप्शन सिलेक्ट किया है 10% के रेट से। तो इसका मतलब ये है कि हर महीने आपके बैंक अकाउंट से 5000 रुपये उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होंगे। लेकिन जब आपका 1 साल कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद ऑटोमेटिकली 5000 रुपये के बदले 10% एक्स्ट्रा, मतलब 5500 रुपीज़ हर महीने उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होते रहेंगे। फिर अगले साल वो 10% और बढ़ जाएगा और 6050 रुपीज़ उस म्यूचुअल फंड में आपकी तरफ से इन्वेस्ट होते रहेंगे। तो यहाँ पे आप अपनी तरफ से इन्वेस्ट किए हुए पैसे को बढ़ाते हो ताकि आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिले। तो ये ऑप्शन इसीलिए बेनिफिशियल होता है क्योंकि ज़्यादातर लोगों की सैलरी शुरुआत में कम होती है और फिर धीरे धीरे करके बढ़ती है। तो इसीलिए इसमें आप टाइम के साथ धीरे धीरे करके ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, और नॉर्मल एसआईपी की तरह आप इसे जब चाहे स्टॉप या पॉज कर सकते हो। तो अगर आप लोग जानना चाहते हो कि ये स्टेप अप एसआईपी सेट कैसे करते हैं या इस टॉपिक पे आपके पास और क्वेश्चंस है, तो नीचे कमेंट करके बता दो, मैं आने वाले वीडियोस में उसे कवर कर दूंगा। तो चौथे फ्रेंड ने स्टेप अप एसआईपी की थी। स्टार्ट उसने सिर्फ 1500 रुपीज़ पर मंथ से की, लेकिन उसने 10% का स्टेप अप किया। मतलब पहले साल 1500 मंथली इन्वेस्ट हुए, फिर उसके अगले साल 1650 और फिर उसके अगले साल 1815 रुपीज़, क्योंकि ये 10% की रेट से बढ़ रहा है। तो इसी वजह से जॉनी ने अपने 25 साल के पीरियड में सबसे ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया है, क्योंकि 10% की रेट से उसका इन्वेस्टमेंट हर साल बढ़ रहा है, तो इसके अंदर भी कंपाउंडिंग हो रही है। तो 25 साल में जॉनी टोटल 17,70,000 रुपीज़ के ऊपर अपनी तरफ से पैसे इन्वेस्ट कर देता है और उस पर उसको रिटर्न मिलता है 12.25% का। अब क्या आप लोग गैस कर सकते हो कि ये विनर होगा या नहीं? तो इसका आंसर है कि सबसे हाईएस्ट अमाउंट इन्वेस्ट करने के बाद भी उसका प्रॉफिट इतना खास नहीं हुआ। उसका पोर्टफोलियो सिर्फ 66 लाख रुपीस का होता है। और ये देख के आप में से कुछ लोगों को एक शौक लगेगा कि इतना ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करने के बाद भी इतना कम प्रॉफिट क्यों। तो अब यहाँ पे हम अपना पहला डिटेल एनालिसिस करते हैं सनी और जॉनी का, मतलब नॉर्मल एसआईपी वर्सेस स्टेप अप एसआईपी। तो अगर आप नोटिस करो तो इन दोनों के फाइनल पोर्टफोलियो वैल्यू में ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा है। नॉर्मल एसआईपी में सनी का फाइनल पोर्टफोलियो 62 लाख का होता है और स्टेप अप एसआईपी में जॉनी का पोर्टफोलियो सिर्फ 66 लाख का, सिर्फ 4 लाख रुपए का फर्क। लेकिन अगर इन्वेस्टेड अमाउंट देखो तो पिक्चर बहुत ही अलग है। सनी ने सिर्फ 9 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए और जॉनी ने स्टेप अप एसआईपी के थ्रू इसका ऑलमोस्ट डबल 18 लाख इन्वेस्ट किया। और फिर भी पोर्टफोलियो का साइज डबल होना तो दूर, बहुत ही थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये ऐसा हुआ क्यों है? तो इसका पहला और सबसे बड़ा रीजन है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्योंकि पैसों की वैल्यू होती है टाइम के हिसाब से। जॉनी के स्टेप अप एसआईपी की वजह से बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स लेट हुए जब मार्केट काफी ज्यादा ग्रो हो चुका था। इन बड़े इन्वेस्टमेंट्स को मार्केट में कम टाइम मिला ग्रो होने के लिए, इसीलिए कंपाउंडिंग का मैजिक वहां पे ज्यादा काम नहीं कर पाया। दूसरा रीजन है रिटर्न परसेंटेज का फर्क। सनी की नॉर्मल एसआईपी का रिटर्न 12.52% का था, लेकिन जॉनी के स्टेप अप एसआईपी का रिटर्न उससे थोड़ा सा कम 12.25% का रहा है। क्योंकि स्टेप अप एसआईपी में जैसे जैसे आप बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, वो इन्वेस्टमेंट ज्यादातर फ्यूचर ईयर्स में होते हैं जब मार्केट ऊपर जा चुका होता है। इसका मतलब ये है कि आप महंगे प्राइसेस पे ज्यादा यूनिट्स बाय कर रहे हो, जो आपके ओवरऑल रिटर्न को धीरे धीरे करके नीचे लेके आता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को एक आइडिया मिल गया होगा कि स्टेप अप एसआईपी दुनिया का सबसे बेस्ट ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन बुरा भी नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास अपनी लाइफ के अर्ली स्टेज पे ज्यादा पैसे है ही नहीं, तो आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ कर सकते हो, जो रॉकी ने किया, जिसको हम आगे देखेंगे। अब हम दूसरा एनालिसिस करते हैं मॉन्टी और सनी का, मतलब लमसम वर्सेस नॉर्मल एसआईपी का। तो नॉर्मल एसआईपी का परसेंटेज रिटर्न ज्यादा होने के बावजूद उसका फाइनल बैलेंस लमसम के पोर्टफोलियो से छोटा रह गया। लमसम का रिटर्न 11.45% का था और नॉर्मल एसआईपी का रिटर्न 12.52% का था, और अमाउंट भी एसआईपी का ज्यादा था, फिर भी फाइनल बैलेंस कम रहा। इसका भी रीजन वही है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मॉन्टी का जो 5 लाख रुपीस का लमसम इन्वेस्टमेंट था, वो पूरे 25 साल के लिए ग्रो हुआ और उसका हर एक रुपया 25 साल के लिए कंपाउंड होता रहा। मतलब 5 लाख के कैपिटल का हर एक रुपया पूरे 25 साल के लिए इन्वेस्टेड रहा। अब अगर हम सनी की बात करें तो उसने टोटल 9 लाख रुपीस इन्वेस्ट तो किए, लेकिन वो पूरा पैसा एक साथ इन्वेस्ट नहीं हुआ था। उसका इन्वेस्टमेंट स्टेप बाय स्टेप होता रहा 3000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से। इसका मतलब उसने जो पहला 3000 रुपीज इन्वेस्ट किया था जनवरी 2000 में, वो पूरे 25 साल के लिए ग्रो हुआ। लेकिन उसने जो लास्ट 3000 रुपीज इन्वेस्ट किया था दिसंबर 2024 में, वो तो सिर्फ एक ही महीने के लिए ग्रो हो सका।
तो उसका पूरा 9 लाख रुपीस मोंटी के लमसम इन्वेस्टमेंट की तरह पूरे 25 साल ग्रो नहीं हुआ। तो यही रीजन है जिसकी वजह से सनी का रिटर्न ज्यादा था, लेकिन फिर भी उसका पोर्टफोलियो बैलेंस कम रह गया, क्योंकि उसका पैसा धीरे धीरे करके इन्वेस्ट हुआ। तो जो पैसा लेट इन्वेस्ट हुआ उसको कम टाइम मिला ग्रो होने के लिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उसका परसेंटेज रिटर्न ज्यादा क्यों है। तो उसका रीजन ये है कि उसने एसआईपी के थ्रू ये 2001 और 2002 के मार्केट क्रैश का फायदा उठाया और सस्ते प्राइस पे यूनिट्स को बाई किए, जो लमसम इन्वेस्टर मोंटी नहीं कर पाया। लेकिन रॉकी ने ऐसा जरूर किया था। तो अब हम फाइनली रॉकी के रिटर्न्स को एनालाइज करते हैं। तो रॉकी ने अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स जनवरी 2000 से लेके दिसंबर 2004 के बीच में किए, एक ऐसे टाइम पे जब मार्केट में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी थी और वो टाइम पे मार्केट अपने लोएस्ट लेवल्स पर था। तो रॉकी ने मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करी, उसने बस एक सिंपल सी एसआईपी के थ्रू मार्केट की वॉलेटिलिटी को देख के डिस्काउंट का एडवांटेज उठा लिया और एसआईपी के अमाउंट को बढ़ा दिया। तो मार्केट जब अपने बॉटम पे था तो रॉकी की एसआईपी से ज्यादा यूनिट्स बाय हुए, और क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट रॉकी की लाइफ के अर्ली स्टेज में हो गए तो वो कंपाउंडिंग के मैजिक से ज्यादा टाइम तक ग्रो होते भी रहे। और इसीलिए उसने इन्वेस्ट सबसे कम किया था, सिर्फ स्टार्ट के 5 साल में 4.8 लाख रुपीस, और फिर भी उसका फाइनल पोर्टफोलियो 1 करोड़ के ऊपर निकल गया। और मार्केट उस टाइम पीरियड में 11.45% के रेट से ग्रो हुआ था, लेकिन फिर भी उसका पोर्टफोलियो 13.75% के रेट से ग्रो हुआ। तो यहाँ पे आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग लेसन सीखने मिला होगा कि अगर मार्केट ज्यादा अच्छी रेट से ग्रो नहीं भी होता है तो भी आप उससे अच्छा रिटर्न लेके आ सकते हो सिंपल सी एसआईपी के जरिए। और स्टेप अप एसआईपी की रियलिटी आपको पता चल गई होगी। तो इसीलिए सबसे डेंजरस और सबसे बुरा मॉडिफिकेशन आप अपनी एसआईपी में ये कर सकते हो कि आप मार्केट क्रैश के टाइम पे अपनी एसआईपी को रोक देते हो, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो मार्केट उस टाइम पीरियड में हो सकता है कि 12-13% की रेट से ग्रो होगा, लेकिन आपको सिर्फ 6-7% का ही रिटर्न मिलेगा। और सबसे बेस्ट मॉडिफिकेशन जो आप अपनी एसआईपी में कर सकते हो वो स्टेप अप नहीं है, क्योंकि स्टेप अप से तो आप फ्यूचर में बड़े अमाउंट इन्वेस्ट करते हो जब मार्केट ऊपर जा चुका होगा। तो सबसे बेस्ट मॉडिफिकेशन जो आप कर सकते हो वो ये है कि आप अपनी लाइफ के अर्ली ईयर्स में ही इन्वेस्टिंग करना शुरू कर देते हो, और जब आपकी लाइफ का पहला मार्केट क्रैश आता है तो उस टाइम पे आप उसका भरपूर फायदा उठाते हो मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्ट करके। तो इसीलिए अगर आपको नहीं पता कि आपको कहां और कैसे इन्वेस्ट करना है, तो मैंने एक लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं आंसर देता हूं, जो क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था कि पहली वाली स्टोरी में जहां पे 4 फ्रेंड्स 1990 से इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, तो उसमें लमसम विनर था जिसमें उसको 14.5% का रिटर्न मिला था, और एसआईपी इन्वेस्टर्स का रिटर्न बहुत ही कम था, 11 से 12% के बीच का। लेकिन आज की स्टोरीज में आप देखोगे तो तीनों एसआईपी इन्वेस्टर्स का परसेंटेज रिटर्न लमसम इन्वेस्टर से ज्यादा था। तो इसका आंसर ये है कि जब आप इन्वेस्ट करना शुरू करते हो तो तब से मार्केट किस तरह ग्रो होता है ये सारा खेल उसी पे डिपेंड करता है। क्योंकि 1990 में सेंसेक्स 683 पॉइंट्स पे था और उस दिन के बाद से सेंसेक्स उस लेवल पे कभी नहीं रहा, तो ऐसे टाइम पे लमसम इन्वेस्ट करना बेस्ट होता है। लेकिन आज वाला कंपटीशन जो जनवरी 2000 से शुरू हुआ था, तब सेंसेक्स 5200 पॉइंट्स पे था, जो बाद में 4000 3000 पे आके गिरा, यहाँ तक कि 2000 के लेवल पे भी आ गया था। तो ऐसे टाइम पे लमसम इन्वेस्ट करना स्मार्ट नहीं होता है। तो इसीलिए जब आपको क्लियरली पता है कि ये मार्केट या ये स्टॉक यहाँ से ऊपर ही जाएगा, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्रैश हो चुका है, ये अपने लोएस्ट लेवल पे है, तभी आपको लमसम इन्वेस्ट करना चाहिए। वरना अगर आपको मार्केट कंडीशन के बारे में नहीं पता कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे, तो फिर आपके लिए एसआईपी ही बेस्ट है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि आपके लिए ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस मैं लाता रहूंगा। और इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ, ताकि उनको भी रियल फाइनेंशियल एजुकेशन मिले कि इन्वेस्टिंग करते कैसे। नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी टॉपिक पे देखना चाहते हो वो चीज नीचे कमेंट करके बताओ। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।